हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो बताओ, आज एक बात पूछने वाला हूँ मैं आपसे क्लास शुरू करने से पहले। व्हाट मेक्स एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब क्या चाहिए होता है कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। क्या कहेंगे सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पहले से इंटेलिजेंट होता है, जीनियस होता है, जीनियस ब्रेन होता है। लेकिन नहीं बेटा, कुछ तो ऐसी चीज़ होती है। भगवान ने तो हमने सबको बराबर ब्रेन दिया है, सबको एक बराबर दिमाग दिया है ना। हाँ, सबको जीनियस बनाया है, पैदाइशी जीनियस हो आप लोग। तो आप एवरेज हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये चीज़ किससे तय होती है। मतलब क्या ऐसी चीज़, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस स्टूडेंट की जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सोचो एक बार, जवाब दो। बहुत सारे जवाब हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जवाब है वो ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिस काम को शुरू करते हैं उनको वो फिनिश करते हैं। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की पहचान होती है। वो जिस भी काम को शुरू करते हैं सोच समझ के शुरू करते हैं, ऐसे शुरू नहीं करते। सोच समझ के एक बार प्लान करके फिर शुरू करते हैं और उसको वो ख़त्म करते हैं। मतलब बीच में नहीं छोड़ते कि अभी कुछ काम किया उसके बाद में चलो इसको छोड़ दो और फिर मैं ये करने बैठ जाता हूँ। नहीं बेटा, ये जो चीज़ है ये मीडियोकर जो लोग होते हैं, मीडियोकर जो स्टूडेंट होते हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिस टास्क को उठाते हैं, टास्क मतलब आपके रेफरेंस में क्या हो गया, स्टूडेंट्स के रेफरेंस में, कि भी आपने एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर जो भी उठाया उसको आप फिनिश करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक फिनिश करेंगे। एक सब्जेक्ट के टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जब तक कि उस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं आप, तो मतलब उससे पहले वाला आपने फिनिश कर दिया है। तो यही एक बात, सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है बेटा। बिल्कुल, अगर आप भी बनना चाहते हैं तो ये बात, ये आजमा के देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में डेवलप करके देखो, और थोड़े दिनों बाद में, इन नेक्स्ट 2 to 3 months, आप पाओगे यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन, ए डिफरेंट स्टूडेंट, एंड एवरीबडी इज एडमायरिंग यू इन योर क्लास एज वेल एज एट योर होम। या योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, सब एडमायर करेंगे आपको। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, फॉलो करके देखना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। राइट, चलो शुरू करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले कुछ और बेहतरीन, मतलब बेसिक्स सीखेंगे इसके कुछ, कि हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको भी मज़ा आएगा पढ़ के। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, इसलिए पूरा ध्यान लगा के, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के और पूरा फोकस करके इस क्लास को देखना। आपको मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, एक कंटेनर में हमने वाटर भरा हुआ है और ये इसका लेवल है। राइट, वाटर फुल, इट इज़ फुल ऑफ वाटर, मीन्स ऑलमोस्ट फुल ऑफ वाटर। सो क्या हो रहा है बताओ मुझे, यहाँ पर ओपन टू एटमॉस्फेयर है। सो व्हाट विल बी द प्रेशर हियर, प्रेशर विल बी एक्टिंग, ओके जस्ट 1 सेकेंड, कभी कभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, हाँ पेन की, ओके थिकनेस का। राइट, सो प्रेशर will be acting in this direction. Am I correct? Right? क्या होगा प्रेशर यहाँ पे, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, P नोट लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो P नोट होगा। और अगर मैं पूछूं कि भाई H डेप्थ पर, सपोज ये जो डेप्थ है यहाँ से और इस पॉइंट की डेप्थ ये H है, येलो येलो दिख रहा है ना, हाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। सो ये जो पॉइंट है इसकी डेप्थ h है, कितनी, ये जो डेप्थ है ये हमारी h है, और इसकी जो डेंसिटी है वो सपोज रो है। तो क्या होगा प्रेशर इस पॉइंट पर, अगर मैं कहूँ प्रेशर इज P1, सो P1 हम पहले जान चुके हैं, P1 इज इक्वल टू P नोट प्लस रो जी एच, यही होता है बेटा। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जितना h बढ़ता जाएगा वैसे ही प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि ये जो सरफेस है, अच्छा ये बताओ मुझे गेज प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट है, सपोज A पॉइंट है, ओके A पॉइंट है ये हमारा, इस पर गेज प्रेशर कितना होगा, क्या होता है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, हाँ फटाफट बताओ सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें से माइनस करेंगे, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है P1, इसमें से एटमॉस्फेरिक माइनस कर देंगे
पी नोट, तो हमें गेज प्रेशर मिल जाएगा। सो इट विल बी P1 माइनस पी नोट दैट इज इक्वल टू रो जी एच। सो इट इज रो जी एच। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि आप यहाँ पर जो प्रेशर लगने वाला है इधर, अगर मैं प्रेशर को ऐसे डिनोट करता हूँ तो ये एरो की लेंथ देखना, और मैं यहाँ पर प्रेशर की जो एरो को मतलब प्रेशर को डिनोट कर रहा हूँ इस एरो से, तो इसकी लेंथ में मैंने डिफरेंस किया है। ऐसा क्यों है? मतलब यहाँ पे लेंथ क्या कर रही है? लेंथ आपके प्रेशर को डिनोट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कहाँ पर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हल्का सा नीचे है ना, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इतनी डेप्थ नीचे है, राइट। तो प्रेशर बढ़ता आएगा। कैसे बढ़ता आएगा बेटा? बिल्कुल इससे नीचे देखेंगे तो हम इससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इससे नीचे देखेंगे तो इससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, राइट। इस तरह से प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर जितना डेप्थ में जाएंगे वैसे साइड वॉल पर कैसे लगता है प्रेशर, कैसे एक्ट करता है? जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसे एक्ट करता है बेटा? बिल्कुल हमारा जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे सरफेस कैसे है? सरफेस यहाँ पर इस तरीके से है, ऐसे है ना, हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है प्रेशर, राइट। अच्छा, ये जो सरफेस हो गया इसके कैसे करेगा? बिल्कुल यहाँ पे अगर हम प्रेशर लाइन बनाएंगे तो कैसे बनेगी बताओ मुझे एक बार फटाफट। हाँ, ड्रॉ करो मेरे ड्रॉ करने से पहले फटाफट ड्रॉ करो। हाँ, गुड। तो ये जो प्रेशर लाइन है, यहाँ पे एरो के डायरेक्शन तो है ही, लेकिन एरो की जो लेंथ है उसमें कोई वेरिएशन होगा कि? ये बताओ मुझे पहले देखो, ये ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एरो मैंने देखो सारे बराबर लिए हैं, किस पॉइंट पर? जो इस पॉइंट पर प्रेशर एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर एरो के लेंथ मतलब इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, इक्वल लिए हैं सारे एरो की लेंथ। क्यों लिए इक्वल? क्योंकि जो ये सरफेस हो गया सबकी डेप्थ, मान लो यहाँ से H1 है, तो यहाँ से इस पॉइंट की डेप्थ भी ओपन सरफेस से H1 है, इस पॉइंट की डेप्थ भी ओपन सरफेस से H1 है, इसकी भी H1, राइट। तो और प्रेशर क्या आएगा यहाँ पे? P नोट प्लस रो जी H1। अगर गेज प्रेशर की बात करें तो रो जी H1, राइट। इसी तरह से ये वाली जो आपकी सरफेस रहेगी, मतलब ये वाली जो वॉल रहेगी इस कंटेनर की, इस पर भी प्रेशर आपके इसी तरह से एक्ट होगा बेटा, जैसे ये हमने वाइट लाइन ड्रॉ की है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, क्लियर हो गई ना बात? कोई डाउट है इसमें? ग्रेट। अब चलो, अब मैं कह रहा हूं कि हमारा एक दूसरा कंटेनर है जिसमें लिक्विड की जो सरफेस वो इस तरह से मेंटेन की गई ना। ये हॉरिजॉन्टल से सेम है, मतलब ग्राउंड पे तो ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल जैसे ये रखा हुआ है, राइट। लेकिन इस तरह की शेप आ रही है, किसकी? ओपन सरफेस की ये शेप आ रही है। इसका मतलब क्या है? कब आती है ये शेप? कैसे आएगी? पॉसिबल है अगर आपने किसी भी कंटेनर में कोई भी फ्लूइड आपने भर दिया उसमें और उसको रख दिया, तो शेप ये बनेगी या ये बनेगी सरफेस की? ऑब्वियसली ये बनेगी, इसमें कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं है ना। तो ये शेप कब बन रही है बेटा? ये शेप देखो, अब क्या काम कर रहे हैं इसको समझते हैं कि ये शेप कैसे बन रही है। अब क्या काम कर रहे हैं कि इसको हमने, ये जो हमारा कंटेनर है, ये बीकर मान लो, कंटेनर कुछ भी ले लो, है ना, हाँ, यू कैन अज्यूम इट एनीथिंग जो जिसमें इस तरह की शेप हो जिसको। तो अब ये बताओ मुझे कि हमने इसको अगर किसी एक्सलेरेशन से, अच्छा उससे पहले मुझे बताओ, आप कार में जाते हो, आपकी स्कूल बस में जाते हो ना, हाँ। तो स्कूल बस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम पीछे की सीट से चिपक जाते हैं, होता है ऐसा, और कभी कभी ऐसा तो आगे झुक जाते हैं। कब होता है? ध्यान करो, ऐसा कब होता है? बताओ शाबाश। हाँ, जब बस में ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा होता है, हाँ। और जब जब एक्सेलरेट करती है बस, तो हम पीछे की तरफ सीट पर जाके चिपक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा। हाँ बेटा, रिलेट करना जरूर आना चाहिए हमें। एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेट करना आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फिजिक्स और अच्छे से, जो ये इंटरकनेक्शंस बनते हैं ना एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के बीच में, ये इंटरकनेक्शंस इस बच्चे के दिमाग में बनने लगते हैं। जो रिलेट कर सकता है वो बच्चा समझो कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, बेटर होते जा रहे हैं। उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी तो वो प्रॉब्लम मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो उसको सोल्व कर लेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हम पीछे सीट से चिपक जाते हैं कब? जब बस आपकी एक्सेलरेट करती है, अचानक से स्पीड बढ़ती है बस की, तो और जब नॉर्मल एक स्पीड चलती रहती है तो फिर आराम से बैठे रहते हैं। होता है ना ये चीज़? किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। बिल्कुल सही कहा। जैसे ब्रेक लगाते हैं
तो बस और हम जहाँ पे सीट पे कांटेक्ट में हैं वहाँ पे बस तो रुक गई है, बस तो धीमी हो गई है, लेकिन हमारी बॉडी उसी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट में नहीं आई है तो वो आगे की तरफ झुक जाती है। हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बस की जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है। तो इस वजह से बॉडी आगे झुक जाती है, और जैसे ही बस एक्सेलरेट करती है तो बस की वेलोसिटी क्या होगी, अचानक से बढ़ जाती है। क्या होता है, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी में आपकी में चेंज होता है, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है ना। हाँ, ये वही तो एक्सेलरेशन वही होता है। तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि बस तो आगे चली गई है ना, और हम उसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को जो बस की वेलोसिटी अब बन गई है उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा बॉडी मसल्स को टाइम लगता है, राइट। यही चीज़ सभी हमारे साथ ऐसा नहीं होता, सभी ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसा ही होता है। तो जब अगर हम इस कंटेनर को एक्सेलरेट करते हैं, इस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेट किया ए एक्सेलरेशन से, राइट, तो क्या होगा बताओ मुझे। उस केस में जो ये वाला फ्लूइड है, ये वाला जो लिक्विड है, ये आपका यहीं पे रुका रह जाएगा, और इवन ये वाला जो है ये बीकर आगे चला जाएगा, राइट, और ये यहीं पे रुके रहेगा। तो क्या करेगा, ये वाला तब तक आ जाएगा इधर, और फिर ये बिल्कुल इस तरह की शेप बनना शुरू कर देगा, ये वाली शेप बनना शुरू कर देगी। मतलब इनर्शिया की वजह से जो वाटर है इसमें या फ्लूइड है वो आपका बैक साइड में अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वही जैसे बैक साइड में हम चिपक जाते हैं ना सीट से, वही केस में पानी यहाँ पर जब ए एक्सेलरेशन से आपका मूव कर रहा है तो इस तरह के शेप में आ जाता है, बैक साइड की जो बैक सरफेस होगी उस पर इकट्ठा होना शुरू होता है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, इनर्शिया वाला केस है बेटा। अगर वापस ये v को कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ने लग जाए, मतलब मूव करने लग जाए, एक ही जगह पर अब v कांस्टेंट आ गया, तो फिर क्या करेगा, वापस ये शेप गेन कर लेगा, ये शेप हट जाएगी और ये शेप गेन कर लेगा। जैसे बस में होता है हमारे साथ में ना, क्या कि जैसे एक्सेलरेट कर गई उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से बस चल पड़ी तो क्या होगा, हम आराम से बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना पीछे झुकते हैं, ना ही तो पीछे सीट से चिपकते हैं, ना ही आगे झुक पाते हैं। यही होता है ना। हाँ बेटा, वही केस है। तो यहाँ पर जब इस तरह की शेप आपको दिखाई पड़े तो समझ जाना कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। v इज नॉट कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट। v क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहा है, राइट। और अगर उल्टी डायरेक्शन में दिखाई पड़े तो आपको क्या समझ जाना है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, या फिर ये क्या कर रहा है, ये आपका कहेंगे कि क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, मतलब ये कंटेनर डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, ब्रेक लगाया जा रहा है गाड़ी पर। मतलब कह सकते हैं कि गाड़ी में रखा हुआ है कंटेनर, ये कंटेनर बस में रखा हुआ है जिसमें आप बैठे हैं, और बस ने एक्सेलरेट किया तो कंटेनर में वाटर की सरफेस इस तरह से बन गई, और जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी में आई वापस बस तो इस तरह की बन गई। और अगर जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो वाटर की शेप ये इस तरह से है ना, जो ये वापस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, ये कितना है, ये लेट अस अज्यूम कि P नॉट है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पे तो ये हाइट और इसमें तो यहाँ पे इतना, तो हाइट में डिफरेंस तो आ गया, इतना हाइट में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ये वाला, ये कितना होगा बेटा, बताओ। एयर की वजह से इतनी डिस्टेंस में प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आता। एयर का तो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं। हाँ सर, आपने ही आंसर दे दिया है, ऐसा है, बिल्कुल। यहाँ पर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि सरफेस कैसी है, ओपन सरफेस है, तो यहाँ पर भी प्रेशर आपका P नॉट ही होगा, P एटमॉस्फेरिक होगा। आपकी किसी भी शेप में हो सरफेस, वाटर मतलब जो इंटरफेस है वाटर और एयर का, वो किसी भी शेप में हो, वहाँ पर अगर इफ इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर देन प्रेशर विल एक्टिंग ऑन द सरफेस इज P एटमॉस्फेरिक, P नॉट, राइट। क्लियर है ना, बिल्कुल। प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन दिस इंटरफेस विल ऑलवेज बी P नॉट बेटा। क्लियर है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा, देखो यहाँ पर P नॉट है इस, और तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर भी P नॉट होगा। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट
क्या है, बी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नोट होगा? नहीं, यहाँ पे प्रेशर पी नोट नहीं होगा, पी नोट यहाँ पर है प्रेशर, इसके जस्ट अप ऊपर यहाँ पर पी नोट है बेटा, यहाँ पर पी नोट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हाइट डेल एच है, सपोज डेप्थ डेल एच है, तो यहाँ पर पी बी जो होगा, पी बी वो हमारा रो क्या, डेंसिटी है इसकी फ्लूइड की, इंटू जी इंटू डेल एच प्लस पी नोट, ये प्रेशर होगा पी बी पर, राइट। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि यहां पर मैंने एक पॉइंट क्या लिया, यह सपोज पॉइंट सी ले लिया, ओके चेंज कर लेते हैं, चलो ये पॉइंट सी लिया मैंने, और सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे यहां पे मैंने आपका पॉइंट डी लिया, क्या लिया, डी। अब मुझे बताओ कि पी सी प्रेशर एट सी, ये सी है, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी पी डी, इनमें दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा बताओ? सी पर प्रेशर ज्यादा होगा या डी पर प्रेशर ज्यादा होगा, या एक ही डेप्थ पर है ना? यहां से अगर हम कहें कि ये एच है तो ये भी एच है, ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि यहां पर सेम डेप्थ पर है ना, यहां से, या फिर कहें कि जो बॉटम सरफेस है सेम हाइट पर है ऊपर की तरफ, दोनों पॉइंट एच हाइट पर है, ये भी एच हाइट पर है, तो मुझे बताओ कि सी पर प्रेशर पी सी है और डी पर प्रेशर पी डी है, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, बराबर होंगे। अगर मैं यही पॉइंट यहाँ पर ले लेता, देखो यहाँ पर सी पॉइंट है ये, और यहाँ पर भी ये डी पॉइंट है, यहाँ पर भी ये सेम एच हाइट पर है, कहाँ से, बॉटम से, एच हाइट पर, ये भी एच हाइट पर है, तो दोनों प्रेशर दोनों बराबर होता कि नहीं, बराबर है यहाँ पर, बिल्कुल। इस केस में पी सी इक्वल टू पी डी है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या इस केस में भी यही है? नहीं, इस केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर कॉलम बराबर है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर डी पॉइंट के ऊपर वाटर कॉलम बराबर है, यहाँ पर दोनों वाटर कॉलम क्या है, वाटर की मतलब ओपन सरफेस से डेप्थ बराबर है, राइट, दोनों इक्वल है डेप्थ, दोनों की सी पॉइंट और डी पॉइंट की ओपन सरफेस से। और एच जो मेजर की जाती है हमेशा कहाँ से की जाती है बेटा, एच आपकी ओपन सरफेस से डेप्थ ली जाती है ना। हाँ, हमारा बेसिक फॉर्मूला y1 माइनस y2, तो y1 आपका यहाँ पे 0 हो गया ओपन सरफेस पर, y2 माइनस एच, राइट, वही तो प्लस रो जी एच आ गया आपका, ठीक है। हाँ, तो ये एच आपकी कहाँ से होती है, ओपन सरफेस से डेप्थ होती है उस पॉइंट की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओपन सरफेस ये है इस पॉइंट के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे ओपन सरफेस आपका ये है, तो ये दोनों में अंतर आ गया ना, डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, कितना, डेल एच का डिफरेंस आ गया दोनों में, ऑलमोस्ट डेल एच का डिफरेंस आ गया। सो प्रेशर एट सी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बधाई हो, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये देखो, ये वाली जो शेप हो गई, ये शेप कब बनती है भाई, कंटेनर को हमने इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट किया, रोटेशन जो होती है ना, हाँ, आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, या फिर ये रोटेशन की डायरेक्शन कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होगा कि आपको जैसे ये करेंगे तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड आपका साइड में चला जाएगा, और यहाँ पर सबसे नीचे वो बन जाएगा, मतलब ये पॉइंट सबसे नीचे होगा, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ये पॉइंट सी जो होगा, या ओ कह लो इसको, ओ पॉइंट कह लो, तो ओ पॉइंट ए और बी से नीचे होगा, राइट। कितना नीचे हो गया, देखो ये डेल एच हाइट से, अगर सपोज डेल एच है तो डेल एच नीचे हो गया। लेकिन जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, मैं कहूँ कि प्रेशर एट ए is PA and pressure at B is PB and pressure at O is PO। तो क्या होगा बताओ, PA और PB में क्या रिलेशनशिप होगा, ये तो ऑलमोस्ट सेम हाइट पर है, ये दोनों ओपन सरफेस पर है ना, यही है। और O में क्या होगा, सर ये तो डेल एच डेप्थ नीचे में है, हाँ, लेकिन सरफेस ओपन है बेटा, सरफेस कैसी है, ओपन है। तो यहाँ पे एयर में जो डेप्थ है ना, मतलब एयर में है ये डेप्थ आपकी ओ पॉइंट की, ए और बी के रेस्पेक्ट में जो एलिवेशन कह सकते हैं कि आपका नीचे है, ओ का कम है, तो वो आपका एयर में है। और एयर में मैंने बताया था अभी
कि एयर के कॉलम की वजह से प्रेशर में डिफरेंस नहीं आता है। किस पे? ऑलमोस्ट हमारा अगर सरफेस पे हम बात करते हैं, बहुत ऊपर जाएंगे तो एयर में प्रेशर के डिफरेंस आता है। ठीक है, हाँ। तो पी ओ बी आपके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा? पी ए के, मतलब तीनों पॉइंट पर प्रेशर आप हमारा सेम होगा। और वही अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और एक यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो प्रेशर कौन से में ज़्यादा होगा, कौन से में कम होगा? बिल्कुल उस केस में, क्योंकि ये वाली जो डेप्थ है ये सबसे कम है। यहाँ पे देखो डेप्थ ज़्यादा है, यहाँ पर भी डेप्थ ज़्यादा है, इनमें दोनों बराबर हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट 1, 2 और 3 है, तो आपका P1 इज ग्रेटर देन P2, बिकॉज ये डेप्थ ज़्यादा है ओपन सरफेस से, और P3 इज ग्रेटर देन P2, बिल्कुल ये भी यही होगा। और क्या कह सकते हैं? P1 इज इक्वल टू P3, ये रिलेशनशिप होगी बेटा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों और कैसे, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो अगर बाय द वे अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है, तो इसी को रिवाइंड करके फिर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन किया मैंने। और ये पक्की बात है कि आपने पहले वाले जो लेक्चर्स हैं बेसिक, जिसमें से हमने डिस्कस किया है, वो आपने देख लिए होंगे बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा, अब आओ देखो कि हमने क्या काम किया। हमने देखा था ये वाली शेप बन रही है, तो ये वाली शेप कब बनती है ओपन सरफेस की? जब हम ए एक्सेलरेशन से इस कंटेनर को मूव करते हैं, राइट? क्लियर है ना बात? ए एक्सेलरेशन से हमने मूव किया इसको, तो क्या होगा? ये वाली शेप बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है इसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, वो कैसे मेजर करते हैं वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमें पता है कि यहाँ पर तो सब जगह P नोट है प्रेशर, यहाँ पे P नोट है, इधर भी P नोट है, राइट? इधर भी P नोट है, राइट? कैसे लग रहा है? वर्टिकली, इस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, या सरफेस के कॉन्टैक्ट के ऐसे लग रहा है? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। वेरी गुड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन तो सेम रहती है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे, चलो हम एक काम करते हैं कि ये एक एलिमेंट ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया हमने, और इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ हो गई ये dx है। कितनी है? dx है। ये लेंथ आपके dx हो गई, यहाँ से और यहाँ तक के dx हो गई, राइट? हम ओपन सरफेस से अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ के इसके सेंटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका, ये भी सेंटर पॉइंट हो गया इसका, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कह देते हैं कि भाई ये y डेप्थ पर है। कितनी डेप्थ पे है? y। और ये ओपन सरफेस से हम कह देते हैं कितने डेप्थ पर है? y प्लस dy। तो ये जो हो गई आपके पास में, ये dy हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? देखो, ये dy हो गई, ये dy, और ये जो है देखो ये कितना हो गया? ये dx हो गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रेशर, कौन सी जगह प्रेशर ज़्यादा होगा? इस पॉइंट पे, इस एंड पे, या इस एंड पे? बेटा ऑब्वियसली हमारे ये मान लेते हैं प्रेशर P1 है, ये इस एंड पर प्रेशर P2 है। डिफरेंट भी होगा सर, ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, डिफरेंट कैसे होगा? अरे भाई अभी तो एक्सप्लेन किया है कैसे डिफरेंट हो रहा है, किया है ना? हाँ, ऊपर वाली जो हाइट है, ये जो कॉलम की हाइट है, मतलब ये जो डेप्थ है, कहाँ से? ओपन सरफेस से, उस पर प्रेशर डिपेंड करता है। यही तो मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है? हाँ चलो, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो प्रेशर यहाँ पे P2 है, इधर P1 है, तो दोनों में, और एक्सेलरेशन ये है ना? तो अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। सिंपल सी बात है, सेकंड लॉ आपका यही कहता है ना बेटा? हाँ, गुड। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है, एलिमेंट लिया है, ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सपोज ये इसको पॉइंट मास ले लिया हमने, तो P2 आपका कैसे लगेगा? P2 ऑब्वियसली ऐसे लगेगा सर, और P1 ऐसे लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, राइट? हाँ, तो P1 आपका P2 ऐसे लग रहा है। मैं कहूँ कि इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो A है। किसका? इस इमेजिनरी एलिमेंट का, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट का। तो P2A है ना, फोर्स कितना होगा इस पर? P2A हो जाएगा इस वाले सरफेस पे। सो P2A बेटा ऐसे लग रहा है, P2A, कोई डाउट? और P1A आपका
ये लग रहा है इस डायरेक्शन में P1A। तो नेट और एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है। क्लियर है, वेरी गुड। तो नेट फोर्स कहाँ है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं, फिर इक्वेशन लिख सकते हैं हम सीधी। सो P2A माइनस P1A इजकल टू, अगर मैं कहूँ कि इसका मास, नेट फोर्स किसको कहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अगर मैं कहूँ इसका dm है, तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं सर, क्या आपत्ति होगी इसमें, तो सिंपल सी बात कर रहे हो। सो ये मैंने मास इसका dm ले लिया, राइट। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ओके, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P2A माइनस P1A इजक्वल टू dm। dm को कैसे कैलकुलेट करेंगे, dm बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके डेंसिटी, क्योंकि एलिमेंट ये तो हमारा इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, तो डेंसिटी किसकी, इसमें वाटर भरा हुआ है ओबियसली, तो डेंसिटी वाटर की आएगी। अगर इसमें वाटर है तो ये फ्लूइड कोई भी हो सकता है, उस फ्लूइड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा बताओ मुझे? वॉल्यूम आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए लिया है हमने, ये वाला ए लिया है, और लेंथ कितनी हो गई, dx लेंथ हो गई। सो a इंटू डी एक्स, वेरी गुड, a इंटू डी एक्स इंटू आपका एक्सलेरेशन, ए एक्सलेरेशन से मूव करे ना, हाँ वेरी गुड। तो a देखो a कॉमन आ गया दोनों तरफ, तो a से a कैंसिल हो गया सब जगह पे। सो ये आ गया हमारा P2 माइनस P1 इजक्वल टू रो dx इंटू a। क्लियर है, वेरी गुड। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको नहीं मानते। चलो, हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई कि दोनों जगह पे प्रेशर डिफरेंस लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब ये सर लेंथ के साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर डिफरेंस कैसे वेरी कर रहा है, कर रहा है? सिंपल सी बात है बेटा, हाइट का डिफरेंस है ना, हाँ ये हाइट का डिफरेंस इसकी वजह से कर रहा है, राइट। ओके ग्रेट। अब ये मुझे बताओ कि P2 माइनस P1 तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी इस टर्म्स में आया है ना, हमारा किस में आना चाहिए हमारे पास में? अब dx कहाँ से लाएं, या रो तो हमें मिल जाएगा, dx कहाँ से लाएं? dx तो हम कुछ भी हो सकता है ना। चलो तो dx को एलिमिनेट करते हैं। dx को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? dx को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पर P2, इस हाइट पर प्रेशर P2 है, तो P2 कितना हुआ बेटा मुझे बताओ? चलो इसको पेन को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, और P2 निकालते हैं हम। P2 बताओ मुझे कितना हुआ? अरे h डेप्थ पे P2 निकालना है। कितनी डेप्थ है इस पॉइंट की, ओपन सरफेस से, y प्लस डी वाई। सो ऑब्वियसली क्या आएगा, P नोट प्लस रो जी h कितना है, y प्लस डी वाई, यही तो है। और P1 कितना है, P1 इजक्वल टू वही P नोट, ये P1 है यहाँ पर, तो ये कितनी y डिस्टेंस ली थी हमने, डेप्थ ली थी, मतलब रो जी y, दोनों का डिफरेंस ले लो। सो P2 माइनस P1 आ जाएगा। P2 माइनस P1 इजक्वल टू P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा, रो जी वाई प्लस रो जी डी वाई, यहाँ पे माइनस रो जी वाई हो जाएगा, तो रो जी वाई कैंसिल हो जाएगा, रो जी डी वाई बच गया बेटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ से P2 माइनस P1 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर पुट कर दो। सो इट इज रो जी डी वाई इजक्वल टू रो डी एक्स ए, and that will give us रो से रो कैंसिल, dy by dx इजक्वल टू a by g। ये रिलेशनशिप आ गया। अच्छा dy by dx क्या होता है मुझे बताओ एक बार फटाफट। सर ये तो स्लोप होता है लाइन का, है ना, लाइन का स्लोप होता है ना, हाँ। dy by dx इजक्वल टू tan थीटा, हम पढ़ चुके काइनेमेटिक्स अच्छे से। तो थीटा कौन सा है बेटा? ऑब्वियसली ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा थीटा है, और हम इससे कहें कि इसका सरफेस का हॉरिजॉन्टल जो एंगल है ये हमारा थीटा है, राइट। चलो यहीं लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा है हमारा, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया ये किसके इक्वल है, ये tan थीटा के इक्वल है। स्लोप है ना इस लाइन का, राइट, समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ, स्लोप ये तो था dy बाई डी एक्स इजक्वल टू tan थीटा, और ये किसके इक्वल आया, a बाई जी। यानी कि जिस एक्सेलरेशन, जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रहेगा, जिस बस में हमारा कंटेनर रखा हुआ है, तो उस बस, अगर वो बस ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो हमारा उस जो स्लोप बनेगा किसका, ओपन सरफेस का, वाटर की जो ओपन सरफेस है इसका जो स्लोप बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, ए बाई जी के। उसका जो थीटा एंगल होगा, उसका tan थीटा स्लोप आपका ए बाई जी के इक्वल आता है। क्लियर हो गई बात?
अच्छा, अब मैं एक वेरिएशन इसमें और डाल रहा हूँ। ये तो मैं इरेज कर दूँ बेटा? हाँ चलो इरेज कर देते हैं इसको। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अभी तक नोट कर लिया होगा। अब मैं इसमें एक वेरिएशन और डाल रहा हूँ। क्या वेरिएशन डाल रहा हूँ? अब मैं कह रहा हूँ चलो ये तो एक्सलेशन हमारा ax है सपोज। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया, ax के साथ में अब ये हवा में तैर रहा है ना। हमने क्या काम किया इसको, बस के साथ में, अब बस में नहीं है, अब ये हवा में है। ये यहाँ तो जा ही रहा है लेकिन ऊपर की तरफ भी जा रहा है ए एक्सटेंशन से, राइट। आपको कि सर ऐसे कैसे जा सकता है? बिल्कुल रॉकेट में जा सकता है ना। हाँ ठीक है, हम अज्यूम करें, जस्ट अज्यूम, वी आर अज्यूमिंग इट। तो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ए एक्स भी है और आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका मूवमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट है। लेट अस अज्यूम कि ये जो एक्सेलरेशन है ए वाई है। अब मुझे बताओ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, पहले तो क्या आ गया था हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई कौन सा है, डी वाई ये और डी एक्स ये बेटा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, इज इक्वल टू ए बाई जी आया था, वेरी गुड। अब मुझे बताओ फटाफट कि भैया जब ये भी काम में आ गया, ये भी रोल में प्ले में आ गया, तो उस केस में, अभी तक तो हम इसकी बात कर रहे थे, ए एक्स था हमारे पास में, अब ये भी आ गया, ठीक है। हाँ तो उस केस में क्या होगा? अरे लिफ्ट वाला केस ध्यान करो, क्या है लिफ्ट वाला केस? काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना कि अगर लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड एक्सलेशन है ए अगर लिफ्ट का, तो हमारे क्या हो, क्या चेंज आएगा इक्वेशन में? ध्यान करो फटाफट, वेरी गुड। जी की वैल्यू चेंज करके भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब जी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी अपरेंट हो जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो जी डैश कहेंगे उसको, और उसको रख देंगे जी प्लस ए, हमारा काम खत्म हो गया। जहाँ पे भी इक्वेशन में जी है उसको जी प्लस ए कर देंगे, राइट। और अगर नीचे आ रही है तो हमारी जी माइनस ए हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या बनेगा, अगर हमारा ये वाला केस है, ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में है जी प्लस ए वाई, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा, है ना। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। हाँ ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ फटाफट, ये रिलेशनशिप तो आगे आपको लिफ्ट वाला केस ध्यान करना है ना। हाँ उसी की मतलब वहीं से आप उसका रेफरेंस लेके ये इजीली सोल्व कर सकते हो, दोनों क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो ना, कोरिलेट कर सकते हो। ओके अब मुझे बताओ कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सलेशन से, सर नीचे आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ना है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी माइनस ए वाई, जो भी एक्सलेशन ए वाई से नीचे आ रही है लिफ्ट। क्लियर है? चलो बेटा काफ़ी डिटेल में हो गया, तो ये आप समझ गए होंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा आपको। हाँ अब चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं हाथ। तो मुझे बताओ, देखो ये क्या हो रहा है, एक बीकर है ना, या फिर कंटेनर कह लो कुछ में भी, उसमें यहाँ पे एम मास का कोई मतलब मास एम तो नहीं दिया इसने तो इसकी डेंसिटी दी हुई है ना, रो। चलो एम भी कह देते हैं, मास भी एम है सपोज, कोई दिक्कत नहीं, कहने में क्या दिक्कत है, हमने अज्यूम कर लिया भाई। और ये क्या कर रहा है, इसकी डेंसिटी आपकी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है ब्लॉक से, इस ब्लॉक से। तो क्या करेगा, जब डेंसिटी देखो बॉइंट फोर्स ध्यान है ना। हाँ अगर आपको वैसे ध्यान नहीं भी रहता है तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि पानी जो है, पानी की डेंसिटी पता है हमें किससे ज़्यादा होती है, वुड से ज़्यादा होती है, लकड़ी से ज़्यादा होती है। तो लकड़ी को जैसे उसमें डुबाने की कोशिश करोगे तो वो ऊपर भाग के आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है लकड़ी की, तो वो अपने वॉल्यूम से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी। बॉइंट फोर्स क्या लगाएगी, बॉइंट फोर्स लकड़ी पर क्या लगेगा, अगर पानी में उसको डिप करते हो आप, उसको इमर्ज करते हो, तो क्या होगा, बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगा उसके वेट से, तो बाहर निकल के भागेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ एक आयरन ब्लॉक ले लो तो छोटा सा, क्या होगा, पानी में डालो डूब जाएगा, सिंपल सी यार ये बताऊंगा मैं। हाँ चलो वेरी गुड, तो ये उससे ध्यान रख सकते हो। आयरन जो ब्लॉक हो गया उस पर बॉइंट फोर्स क्या होगा, कम होगा उसके वेट के कंपैरिजन में, यहाँ पे वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा बॉइंट फोर्स, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, राइट। तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और ब्लॉक की डेंसिटी कम है, तो हम मान लेते हैं कि ये लिक्विड वाटर है और ये आपका वुडन ब्लॉक है। तो इसको क्या कर रखा है, ये टाई कर रखा है, इससे टाई कर दिया, किससे, इसके जो बॉटम है वहाँ पर टाई कर दिया इसको विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग।
और अब कह रहा है कि भैया ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तो किया था हमने, तो इसमें टेंशन टी है। जब नॉर्मल बात है तब इसमें टेंशन टी है। जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो कह रहा है कि इसमें टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ए। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले इसको भूल जाना। अब टेंशन इसमें, क्योंकि जैसे ही इसको डुबोएंगे कि इसकी डेंसिटी कम है, ये मान लो पानी है और ये वाटर है और ये आपका ब्लॉक वुडन ब्लॉक है, तो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, उसको हमने स्ट्रिंग से बांध दिया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। वेरी गुड, वही टेंशन टी है बेटा। अब दोबारा कहाँ काम कर दिया हमने? दोबारा ये किया कि अब इसको एक्सेलरेशन ए दे दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में टेंशन टी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? अरे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी जी अपरेंट हो जाएगा ना, हाँ, जी प्लस ए होगा कि जी माइनस ए होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, जी प्लस ए हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है। चलो, तो इक्वेशन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। कैसे बनेगा बताओ मुझे? ये मैंने पॉइंट मास ले लिया, इसको टी इस पे अपवर्ड लगेगा डाउनवर्ड लगेगा? अरे टी हमेशा नीचे मतलब अवे लगता है बेटा ना, तो इस पर तो अवे नीचे की तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस पर यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, राइट? तो टी नीचे लग रहा है हमारा, टी क्लियर है? वेरी गुड। एम जी वो भी नीचे लगेगा, लेकिन एम नहीं दिया हुआ है हमने, एम जी नहीं रखेंगे इसको हम क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे बेटा। तो डेंसिटी है आपकी, चलो एम लिख लो, कोई बात नहीं। एम इजक्वल टू हमें पता ही है, एम इजक्वल टू इसकी डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी इंटू लेट अस अज्यूम इसका वॉल्यूम वी है इंटू जी, ये हमारा एम हो गया। और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है हमेशा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, राइट? कितना होता है भैया? बॉइंट फोर्स टीम वर्क है, मैंने बताया था आपको। क्या टीम वर्क है? रो वी जी होता है, और रो कहता है वो क्या आता है? रो आपका ब्लॉक का होता है, मतलब हाँ, ब्लॉक का नहीं होता है, वही कह रहा था मैं। किसका होता है? आपकी डेंसिटी फ्लूइड की ली जाती है, वॉल्यूम जो है वो ब्लॉक का लिया जाता है। अगर वो जितना भी सबमर्ज्ड है, अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा उस ब्लॉक का, और अगर पार्शियल है तो पार्शियल वॉल्यूम जितना भी सबमर्ज्ड है वो आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है? हाँ, तो चलो बताओ क्या होगा? एफ बी क्या होगा यहाँ पर? एफ बी हम क्योंकि इसकी डेंसिटी दी हुई तो हम उसी फॉर्मेट में निकालेंगे बेटा। तो रो एल इंटू, रो एल क्या है? इसकी लिक्विड की डेंसिटी, और वी वॉल्यूम है इंटू जी, राइट? ये एफ बी हो गया। तो एफ बी इज इक्वल टू एम जी प्लस टी। अरे ये गलती कर दी ना, एम जी रो वी जी नहीं आएगा, रो वी आएगा बेटा। हाँ, फ्लो में गलती होगी, कोई बात नहीं, चलो हो जाती है कभी कभी। सो ये देखो एम कितना है? रो बी वी इंटू जी प्लस टी, और एफ बी कितना है? रो एल वी जी। सो टी हमें गिवन है, टी कह रहा है कि टी गिवन है ना, तो टी को निकाल लेंगे। देखो कैसे होगा? रो एल माइनस रो बी इंटू वी इंटू जी, ये हमारा टी आ गया। ओके, वेरी गुड। अब बताओ मुझे, अब एक्सेलरेशन ए दे दिया, इसको कितना एक्सेलरेट कर दिया? ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिया, तो क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में? अरे भैया सिंपल सी बात है, रो तो बदलेगा नहीं, रो बी भी नहीं बदलेगा, ब्लॉक की डेंसिटी भी नहीं बदलेगी, क्या बदलेगा? वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा इसका, जी बदल जाएगा भैया, जी डैश हो जाएगा, और जी डैश की वैल्यू क्या होगी? ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगी, राइट? वेरी गुड, ये टी डैश मान लेते हैं। सो अब ये टी डैश की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे? इरेज कर दूं? चलो, वेरी गुड। तो बताओ मुझे, टी डैश अपॉन टी कर दें हम, यानी 2/1 कर दें, तो क्या आएगा? रो एल माइनस रो बी इंटू वी जी प्लस ए। वेरी गुड, ओके। सो रो एल माइनस रो बी इंटू वी इंटू जी। सो ये तो कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गई टर्म, बच क्या गया हमारा? बचा जी प्लस ए अपॉन जी, राइट? ये T1 क्यों लिख दिया मैंने? टी है बेटा, हाँ टी लिया ना, हाँ टी गिवन है, देखो ये रहा। सो T1 इजक्वल T1 डैश टी डैश इजक्वल टू टी, इधर आ जाएगा आपका। सो और इसको डिवाइड कर दो, तो ये जी से जी कैंसिल, 1 आ गया, जी बाई जी 1 प्लस ए अपॉन जी। सो टी तो ये आ गया इंटू क्या आया? फटाफट बताओ,
डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ए बाई जी, ये हमारा आंसर आ गया। और तो कुछ सोल्व कर नहीं सकते। टी भी गिवन है हमें, टी गिवन है, ए भी गिवन है हमारा, और जी तो हमें पता ही है, तो ये आंसर आ गया, राइट। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बस सिंपल सी बात है, जी माइनस ए हो जाता। तो कोई क्वेश्चन गलत होंगे अब आपके इस तरह के, ना तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ना ही आपके अपवर्ड डायरेक्शन में इस फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं। अपवर्ड में जाए किसी एक्सरसाइज से, अच्छा वो कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो बेटा जी तो वही रहेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी कि कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जी तो वही रहेगा आपका। सो ए की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रख दो, सेम वही रहेगा टेंशन, ठीक है ना। हाँ, तो उससे कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। वेरी गुड। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। इसमें देखो क्या हो रहा है कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक आपका ये बीकर में पानी भरा हुआ है, वाटर है जिसकी डेंसिटी रो है, या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो, है ना। हाँ, वाटर क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो जुबान पे वाटर ही आता है बार बार बेटा, ओके। हाँ चलो, और ये एंगल इसका थीटा है, इंक्लिनेशन इस इंक्लाइन प्लेन का। और जैसे ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है ना। हाँ, नीचे आ रहा है तो हमारा ऑब्वियसली जब नीचे आएगा किसी एक्सेलरेशन से तो क्या होगा, सरफेस ऐसा ना रह के ऐसा नहीं रहेगा, सरफेस ऐसे बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाएगा, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा बना रहा है, जो सरफेस है ना जो आपका इसका, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बना रहा है, अल्फा। और यहाँ पे ये थीटा दिया है और इसने पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, और तो कुछ भी नहीं दिया इसने। क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, अरे थोड़ा सा मैकेनिक्स याद, मतलब एनएलएम याद करो थोड़ा सा। क्या हो रहा था एनएलएम में, अगर हमारा किसी भी इंक्लाइंड ब्लॉक, ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है, राइट, और ये एम मास है सपोज इसका, तो ये कैसे करता है, एम जी नीचे काम करेगा, एम जी, और ये हमारा एम जी कौन सा फोर्स काम करता है, एम जी साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन लगता है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, और ये किसका कंपोनेंट है, एम जी का, कितना आएगा, एम जी कोस थीटा, यही होता ना, सिंपल एग्जाम्पल। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, बताओ मुझे फटाफट। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यानी एम ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। अगर म्यू 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो एम ए इक्वल टू नेट फोर्स एम जी साइन थीटा, और ए इक्वल टू जी, एम से एम कैंसिल, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ब्लॉक काम कर, मतलब क्या कर रहा है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा होता है बेटा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। जब तक कि ब्लॉक की मूवमेंट ना हो इसमें, तो वो जी की वैल्यू चेंज होगी, अपरेंट जी बन जाएगा। चलो, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ ताकि हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सके। ये तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा, ये थीटा है, ये देखो जी साइन थीटा से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। और क्योंकि ये सरफेस बनी हुई है, इसका मतलब इसमें परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर रहा है नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि भाई ये बन रही है, ये सरफेस बन रही है ना, हाँ ये इसके अलोंग है, तो इसके एक काम करते हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी ले लेते हैं बेटा। ये कौन सा रहेगा, ये जी कोस थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी जी की वैल्यू जो है अब हमारे लिए, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में है ना, हाँ, तो जी की वैल्यू जी नहीं होके क्या होगी, जी कोस थीटा हो गई। सो टेन अल्फा, यार ये कलर चेंज करते हैं, बहुत देर हो गई इससे काम करते हुए, ओके ये ले लिया हमने। सो 10 अल्फा कितना, 10 अल्फा, ये वाला अल्फा, राइट। ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए बाई जी। तो ए देखो, ए कितना हो गया, ए आपका जी साइन थीटा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा बाई जी होता है, तो जी का कंपोनेंट आ गया उस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हमारा जी कोस थीटा हो गया।
जी कोस थीटा, जी से जी कैंसिल, ये आ गया टेन थीटा, यानी टेन अल्फा इजक्वल टू टेन थीटा, और अल्फा इजक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा। क्या आएगा बेटा? थीटा, अल्फा इजक्वल टू थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ये क्या आ गया? आंसर हो गया। मतलब ये जो एंगल बन रहा है थीटा इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल से, इस इंक्लाइंड प्लेन का, वही एंगल इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, समझ में आ गई बात? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है। ये कह रहा है कि ओपन क्यूबिकल टैंक है। ये कैसा है? ओपन क्यूबिकल। ओपन क्यों दिया इसने? सोच के बताओ फटाफट, ओपन क्यों कहा इसने? इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि भैया ये इसमें पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी नोट है यहाँ पे प्रेशर, है ना। इसका मतलब ये है ओपन का मतलब पी नोट प्रेशर है यहाँ पर ओपन सरफेस पर, राइट? ओके, क्लियर है ना? हाँ। फाइंड मास ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट ऑफ टैंक। ये कह रहा है कि भैया फुल भरा हुआ है, फुल है ना, फुल दिया है। अब ये कह रहा है कि इस एक्सेलरेशन से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो क्या करेगा बेटा? बिल्कुल वही शेप बनेगी। वाटर क्या करेगा? यहाँ से स्पिल आउट होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद में ऐसे ऐसे ये शेप बन जाएगी, ये थीटा बन जाएगा, राइट? मतलब ये जो वाटर है, कौन सा वाटर बताओ बताओ, कौन सा बाहर निकल जाएगा? ये पोर्शन जो है वाटर का, ये आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब लेट अस अज्यूम ये हमें बाहर निकल गया, तो हमें ये तो पता है कि भैया टेन थीटा जो बनेगा, और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ए बाई जी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो हम करते आ रहे हैं अभी पूरे लेक्चर में। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ लें, कौन से ट्रायंगल को? देखो ये ट्रायंगल अगर हम मान लें इसको, ये ट्रायंगल हो गई ये वाली, ठीक है? तो ये हम लेट अस अज्यूम ये y है और लेट अस अज्यूम ये x है हमारा, यहाँ से और यहाँ तक x है और ये हमारा y है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये क्या डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को ये वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई जी। क्लियर है? वेरी गुड। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? टू गिवन है बेटा, 2 है, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, सो इट इज़ 1/5। और x कितना है? देखो 1 क्यूबिकल है। अच्छा ये शेप थोड़ी सी लंबी बन गई ना, सिलेंड्रिकल टाइप लग रहा है, लेकिन क्यूबिकल बताया उसने, तो ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर ही होगी, ठीक है? हाँ, ये भी आपकी इसकी विड्थ भी 1 मीटर होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर हो गई। सो y इज इक्वल टू हमारी 1 इंटू 1/5, दैट मीन्स 0.2 मीटर। तो y जो होगी ये 0.2 मीटर, मतलब इतना जो पानी इसमें जो वाटर भरा है, ये आपका ये वाली जो है, ये वाला 0.2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये 0.2 मीटर हो गया, राइट? यही मतलब है ना? हाँ, ये इसके इक्वल ही होगा बेटा, इसके इक्वल ही होगा। y इज इक्वल टू 0.2। ओके, क्लियर है? गुड। अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? इनिशियली कितना वाटर था? स्पिल आउट वाटर पूछा है ना? हाँ, तो ये वाटर बाहर निकला है, तो ये वाटर कितना है? इसको तो हम वैसे भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगुलर शेप बने वाटर बाहर निकला है, ये इतना निकला ना? हाँ, तो ये हाफ बेस कितना है? ये 1 मीटर, x है, x कितना है? 1 मीटर है बेटा। हाइट, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? यही होता है ना? हाँ, हाफ हाइट कितनी है? 0.2। अच्छा, ये तो एरिया आया, लेकिन हमारा वॉल्यूम हमें क्या निकालना है? हमें मास निकालना, मास पूछा है ना, तो पहले वॉल्यूम होना चाहिए, उसको रो वी को हम क्या कर देंगे? मास लिख देंगे, m इज इक्वल टू रो वी। तो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, तो अगर लेट अस अज्यूम पर क्यूबिकल दिया है, क्यूबिकल का मतलब क्या हो गया कि इसके डेप्थ भी, ये वाली जो साइड है ये भी 1 मीटर है। वेरी गुड। सो देखो कितना आ गया? 0.2 से 0.1 मीटर क्यूब। और हम कहें मास, तो मास होता है हमारा रो इंटू वी, और इसमें वाटर भरा हुआ है, तो
वाटर जो है, वाटर कहना ना, हाँ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की सर 1000 kg/m³ होती है इंटू 0.1 m³, सो इट इज 100 kg। सो कितना वाटर स्पिल आउट हो गया इसमें से? 100 kg वाटर स्पिल आउट हो गया। तो आपका आंसर आ गया स्पिल आउट वाटर, इफ स्पिल आउट वाटर इज m देन इट इज 100 kg। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा सा सोचना था बस कि कैसे क्या होने वाला है, यही सोचना था बस आपको। और ए का मतलब क्या है यहाँ पर? ए क्यों दिया हुआ है, रो क्यों दिया हुआ है ना? रो नहीं दिया, ए की वैल्यू दी हुई है, वो बताया है वाटर की डेंसिटी हमें पता है, जी की डेंसिटी हमें पता है, कॉमन चीज़ें हैं तो ये हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा। ओके, देखा और भी क्वेश्चन? नहीं, दैट्स ऑल। तो इस लेक्चर में आपको, अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ पे अभी हम मोशन मतलब फ्लूइड इन रेस्ट में चल रहे हैं या फिर फ्लूइड इन मोशन वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए? एक्सलेशन आ गया ना इसमें, तो मोशन वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए? नहीं बेटा, कंटेनर पूरा मूव कर रहा है। वाटर तो क्या है, अपनी जगह पे ही है ना। मतलब मोशन की बात होगी, फ्लूइड इन मोशन का मतलब हो गया कि फ्लूइड ही बह रहा है, फ्लो कर रहा है ना। कैसे? जैसे आपका पाइप में फ्लो करता है वैसे, उसमें मोशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हम इसी में चल रहे हैं, फ्लूइड इन रेस्ट में ही मानेंगे इसको, क्योंकि पूरा कंटेनर ही मूव कर रहा है, पूरा वाटर का कंटेनर मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो लेकिन फ्लूइड अपनी जगह पे रेस्ट में ही है, वहीं पर रेस्ट में, कंटेनर में ही है, तो कंटेनर में से फ्लो नहीं कर रहा, तो इसलिए फ्लूइड इन रेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। तो उम्मीद है कि इसमें समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्सेप्ट अच्छा था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे काफ़ी सारे आज इस लेक्चर में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को सबको भेजना है, और लाइक भी करके बताइए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास में फीडबैक आता है, हमें भी और अच्छे वीडियोस बनाने के और अच्छे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने में क्या करते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। कैसे बताया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है अपने आप को। कैसे बनाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जिस काम को शुरू किया है उसको फिनिश करके। वेरी गुड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।